40 नंबर पे बात कर रहा हूँ कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। जैसा कि मैंने प्रोसेस बताई थी पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन में मैंने बताया था कि फ्रेश स्टेट पे अगर हम कोई एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें जिसमें कोई कॉमन आयन प्रेजेंट हो तो फ्रेश स्टेट को हम कोलोइडल पार्टिकल या कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके ऊपर चार्ज डेवलप करने के बाद, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है कॉमन आयन का जिसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है। और अगर कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको हमें फ्रेश स्टेट में कन्वर्ट करना मीन्स उसका प्रेसिपिटेशन तो एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करके कर सकते हैं, या फिर और भी कई टेक्निक है जिससे कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो उनको अगर हम कोगुलेट कर रहे हैं यानी उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड कोगुलेशन। अगर वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होकर बॉटम में सेटल डाउन हो गई देन कोगुलेशन, और अगर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होकर और डीएम के ऊपर फ्लो करने लगी देन फ्लोकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जो कर्ड होता है दही होता है उसको फेंटने सेंट्रीफ्यूगेशन से उसके ऊपर जो फैट होती है उसमें डिजोल्व स्टेट में होती है। फैट कैसी है कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में, तो फैट क्या करेगी नीचे तो नहीं बैठेगी, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आ जाएगी विच इज फ्लोकुलेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन करा सकते हैं। और अगर सेटल डाउन हो रहा है दैट इज कोगुलेशन मींस प्रेसिपिटेशन of colloidal particles by any method is called coagulation. If settle down and floculation if flow किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम उसको किस टाइप से कोगुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कोलोइडल सॉल्यूशन है, नंबर फर्स्ट पे बात कर रहा हूं मैं या फिर बात ही कर रहा हूं मैं एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करो प्रेसिपिटेट हमने AgI का बना रखा है और I माइनस इस पे ऐड है, तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे AgI जो DP बना हुआ था उस पे I माइनस एडजॉर्ब होंगे, तो यहाँ पे एक लेयर बनी होगी, यहाँ DM होगा, DM के अंदर भी कई पार्टिकल होंगे जैसे नाइट्रेट AgNO3 की बात कर रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड की कर रहे हो, तो नाइट्रेट और नाइट्रेट यूज कर लिया हमने। तो यहाँ पे कौन से आए होंगे K प्लस एंड 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 K प्लस जीटा पोटेंशियल भी होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल लग रहा है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल वो भी। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जितना ये चार्ज है नेगेटिव में नेट चार्ज डीएम में भी उतना ही नेगेटिव में होगा, यानी पॉजिटिव में होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा, नेगेटिव 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 देन पॉजिटिव उतना ही होगा। अब इस कंडीशन में कोलोइडल सॉल्यूशन है, अब इसके अंदर हमने सपोज करो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट और डाल दिया या KNO3 डाल दिया या फिर सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, AgCl नहीं AlCl3 अगर इसमें ऐड कर दिया हमने, AlCl3 क्या करेगा, इसमें जो एल्यूमिनियम आयन है उसमें +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम आयन यहाँ से आयोडाइड को हटाने लगेगा, या फिर NaCl डाल दिया तो सोडियम आयन पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, वो यहाँ से क्या होगा इसको हटाने लगेगा, तो क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाएगी डीएम के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा ये, तो उस कंडीशन में यहाँ से सरफेस से जो कॉमन आयन था उसको हटाने लगेगा, और जैसे जैसे कॉमन आयन हटते चले जाएंगे वैसे वैसे AgI प्रेसिपिटेट था ये सेटल डाउन होता चला जाएगा। इट इज कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ, सेटल डाउन होगा तो कोगुलेशन, फ्लो ऑफ करता है तो फ्लोकुलेशन। हम कोगुलेशन की बात कर रहे हैं, ये कोगुलेशन हो गया। तो टेक्निक है कि एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट से हम उसको कोगुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपके पास नेगेटिव सोल है, तो उसको कोगुलेशन करने के लिए जो एक्टिव आयन यूज होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव सोल है, पॉजिटिव सोल का मतलब कोलोइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक्टिव आयन नेगेटिव होगा। यानी सपोज करो आपके पास नेगेटिव सोल है, यानी पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, तो इसमें हमने NaCl डाला, तो
Na+ इज एक्टिव आयन, यानी जो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसमें जो कैटायन होगा वो एक्टिव आयन होगा। अगर हम यहाँ पे Al3 डालते हैं देन Al पॉजिटिव 3 इज एक्टिव, ये यहाँ पे एक्टिव आयन होगा। अगर ये पॉजिटिव सोल होगा और इसके अंदर हमने NaCl डाल दिया देन Cl- उससे जस्ट ऑपोजिट चार्ज वाला ये एक्टिव आयन होगा। एक्टिव आयन हम उस आयन को नाम दे रहे हैं जो आयन उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर पा रहा है, यानी यहाँ पे इसको प्रेसिपिटेट में कौन कन्वर्ट कर पाएगा, सोडियम आयन। इसको प्रेसिपिटेट में कौन कन्वर्ट कर पाएगा, एल्यूमिनियम आयन। यहाँ पे इसको प्रेसिपिटेट में कौन कन्वर्ट कर पाएगा, Cl- Na+ प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं करेगा, मींस ऑपोजिट चार्ज जो आयन होता है वो एक्टिव आयन होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हार्डी-स्कूल्ज रूल की, जो कि इंपॉर्टेंट रूल है। इसने बताया कि जितना ज्यादा एक्टिव आयन पे चार्ज होता है उतनी ही उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होती है। मींस कोगुलेशन पावर is directly proportional to charge of active ion। मीन्स पॉजिटिव सोल है तो उसके लिए एक्टिव आयन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो जिस पे ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी। मींस ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर कोगुलेशन पावर का अगर ऑर्डर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इस पे है FeCN6, पॉजिटिव सोल के लिए नेगेटिव आयन होगा -4, PO4 -3 ग्रेटर देन SO4 -2 ग्रेटर देन Cl-, यानी इसका कोगुलेशन पावर कम रहेगा और इसका कोगुलेशन पावर ज्यादा होगा, क्योंकि एक आयन 4 पार्टिकल को हटा पाएगा। अगर I- मान लो Ag+ को हटाना है तो एक पार्टिकल 4 पार्टिकल को हटा पाएगा और ये एक पार्टिकल केवल एक ही पार्टिकल को हटा पाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज 1 है, इस पे नेगेटिव चार्ज 4 है। इसी टाइप से नेगेटिव जो सोल होते हैं उनके लिए एक्टिव आयन पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल Si+4 इज ग्रेटर देन Al+3 इज ग्रेटर देन Mg+2 इज ग्रेटर देन Na+। इसका चार्ज ज्यादा तो इसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा मतलब कम कंसंट्रेशन में ज्यादा आयंस को हटा पाएगा और ये कम कंसंट्रेशन में ज्यादा आयन को हटा पाएगा, ये कम कंसंट्रेशन में कम आयन को हटा पाएगा और ये भी कम कंसंट्रेशन में कम आयन को हटा पाएगा। मींस अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्कूल्ज रूल द कोगुलेशन पावर is directly proportional to charge of active ion, charge of active ion। and coagulation power, किसी भी आयन की कोगुलेशन पावर is equal to a reciprocal of coagulation value। कोगुलेशन वैल्यू की रेसिप्रोकल होती है। व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोगुलेशन पावर Cp को Cp से, कोगुलेशन पावर को Cp से नोट कर रहा हूँ, इज रेसिप्रोकल ऑफ Cv कोगुलेशन वैल्यू। इसका जनरल एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे कि सपोज करो आपके पास एक नेगेटिव सोल है और उसको हमने कोगुलेट करना है कंप्लीटली। कोगुलेशन के लिए एक्टिव आयन एक तो हमने लिया Na+ और एक ले लिया हमने Al+3, एक Na+ ले लिया और एक Al+3 ले लिया। तो Na+ के सपोज करो 30 मिलीग्राम ने इसको कोगुलेट कर दिया, तो Al+3 के लगभग 10 मिलीग्राम इसको कोगुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका कम क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्कूल्ज रूल
हार्डी-सूज रूल के अकॉर्डिंग जिस पे पावर ज्यादा है, जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी पावर ज्यादा होती है, इसलिए उसकी कम क्वांटिटी ही उसको कोगुलेट कर पाती है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, इसकी ज्यादा क्वांटिटी इसको कोगुलेट कर पाएगी। तो जो कम क्वांटिटी है विच इज कोगुलेशन वैल्यू, और जो ज्यादा क्वांटिटी है यहाँ पे वो भी यहाँ पे क्या है, इसकी कोगुलेशन वैल्यू है। कोगुलेशन वैल्यू अगर ज्यादा है तो कोगुलेशन पावर कम हो जाएगी, रेसिप्रोकल है इसकी। कोगुलेशन वैल्यू अगर कम है तो कोगुलेशन पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा, मींस Al+3 की कोगुलेशन पावर ज्यादा होती है Na+ से। ये तो एक जनरल वे हो गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ कोगुलेशन वैल्यू की। कोगुलेशन वैल्यू जो एक्टिव हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट में ही आयन प्रेजेंट होगा, डायरेक्ट आयन तो डाल नहीं रहे हम इलेक्ट्रोलाइट या फिर उसकी कोई कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। द मिनिमम concentration of electrolyte which contain active ion in millimoles per liter, तो कंसंट्रेशन होगी वो मिलीमोल्स पर लीटर में लेंगे, which can coagulate a standard solid in 2 hours is called coagulation value। उसको हम नाम दे रहे हैं कोगुलेशन, यानी कि मिनिमम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की, उस इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक्टिव आयन प्रेजेंट है मिलीमोल्स पर लीटर में, उसकी कंसंट्रेशन को हम नाम देंगे कोगुलेशन वैल्यू। जो 2 घंटे में किसी स्टैंडर्ड सोल, जो हमने स्टैंडर्ड सोल बनाया उसको 2 घंटे में कंप्लीटली कोगुलेट कर दे, यानी कि स्टैंडर्ड सोल के हमने 5 पार्ट कर लिए बराबर बराबर, और हमने 5 ही टाइप के एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए, और 5 इलेक्ट्रोलाइट की मिनिमम कंसंट्रेशन उनमें ऐड की जो 2 घंटे में उनको कोगुलेट कर दें। तो जिसके ऊपर पावर ज़्यादा थी वो मतलब क्या कर पाएगा, कम मिलीमोल्स में ही कर पाएगा, और जिसकी पावर कम है कोगुलेशन पावर, वो ज़्यादा मिलीमोल्स की यूज होगी, यानी कोगुलेशन वैल्यू कोगुलेशन पावर की रेसिप्रोकल होगी। तो ये था हार्डी-सूज रूल एंड दिस। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कोगुलेशन ऑफ पार्टिकल्स can take place by number first adding of suitable electrolyte, very long standing, बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर रख दें हम सॉल्यूशन को तो भी पार्टिकल सेडिमेंट होते चले जाएंगे, उनका चार्ज हटता चला जाएगा। थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने कर्ड को सेंट्रीफ्यूग किया और उससे फैट को अलग कर लिया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम उसको अलग कर सकते हैं। फोर्थ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में पार्टिकल जाके इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो जाता है, उसका चार्ज हट जाएगा, और चार्ज हटेगा तो उसका सेडिमेंटेशन हो गया या फिर उसका क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, हीटिंग से कर सकते हैं। दूध है, दूध में फैट जो होती है मिक्स होती है, दूध एक इमल्सन है, मिल्क इज इमल्सन, फैट वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, जबकि फैट वाटर सोल्यूबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, वो वहाँ पे इमल्सिफायर का वर्क करती है। इमल्सिफायर क्या करता है, फैट और वाटर के बीच में एक ऐसी प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है जो फैट और वाटर दोनों को अट्रैक्ट करके रखती है। तो इमल्सिफायर यूज हो रहा है। अगर हम हीट करते हैं तो कैसीन जो प्रोटीन होती है, हीटिंग से प्रोटीन अपनी डीनेचर होती है, अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होंगी तो वाटर और फैट सेपरेट होंगी। तो आपने देखा होगा कि जब मिल्क को जब हीट करते हैं तो हीट करने पे उसके ऊपर मलाई आ जाना, मीन्स उसके ऊपर क्रीम आ जाना, क्रीम का सेपरेशन विच इज फ्लोकुलेशन। कौन सी प्रोसेस है, फ्लोकुलेशन। तो हीटिंग से कर सकते हैं या फिर एडिंग ऑफ एसिड, एसिड की एडिंग से भी हम कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन करवा सकते हैं किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का। ये था
जनरली क्या होता है कि डॉक्टर जो दवाई देता है, मेडिसिन देता है, जो लिक्विड मेडिसिन होती है वो कोलोइडल फॉर्म में होती है, या सॉलिड मेडिसिन में भी कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं लिखवा नहीं रहा, समझ लेना इस चीज़ को, नोट भी कर लेना साइड में। कि सॉलिड जो टैबलेट होती है वो टैबलेट में भी पार्टिकल कोलोइडल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि कोलोइडल फॉर्म में पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है बजाय नॉन कोलोइडल फॉर्म में। अगर दो पार्टिकल लिया हमने, एक पार्टिकल कैसा ले लिया, कोलोइडल पार्टिकल ले लिया, और एक नॉन कोलोइडल ले लिया, उसी सब्सटेंस का, और दोनों का मास भी अगर इक्वल है, तो जो नॉन कोलोइडल पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया कम होगा और कोलोइडल पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इसलिए सरफेस एरिया, एक्टिव सरफेस एरिया बनाने के लिए, ज्यादा बनाने के लिए हम टैबलेट्स को कोलोइडल की फॉर्म में लेते हैं, या क्योंकि एब्जॉर्प्शन उस पर अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से जर्म का एब्जॉर्प्शन उस पर होगा, या फिर जर्म पे जाके वो एब्जॉर्ब जल्दी होगी। इसी टाइप से मैंने एंजाइम में बताया कि एंजाइम भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ताकि वो सबस्ट्रेट पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, अपनी सरफेस मतलब एक्टिव साइट को वहाँ पे एब्जॉर्ब करवा लें, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो ये हम सब प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जिसके लिए कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन की एप्लीकेशंस क्या है। जो कि कोलोइडल सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस भी हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो हम बता सकते हैं कि इन केस ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड होता है वो नेगेटिव सोल होता है, इसलिए इसके लिए हम FeCl3 सॉल्यूशन, AlCl3 सॉल्यूशन, या फिर L पोटास है, ये यूज करते हैं। तो FeCl3 में Fe+3 एक्टिव आयन है, AlCl3 में AlCl3 में Al+3 एक्टिव आयन है, और एल्म के अंदर Al+3 एक्टिव आयन होते हैं, क्योंकि एल्म क्या होती है, Al2SO4 K2SO4 24H2, तो Al+3 एक्टिव आयन होते हैं। तो एक्टिव आयन क्या करते हैं, जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है उस ब्लीडिंग के ऊपर वहां पे कोगुलेशन कर देते हैं ब्लड के पार्टिकल्स को, क्योंकि एल्ब्यूमिना जो होती है वो नेगेटिव होती है, वहां पे कोगुलेट हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकंड, डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा on mouth of a river in ocean, delta is formed जब एक रिवर आ रही है, रिवर जैसे ही ओशियन में जाती है, ये ओशियन है और ये रिवर है, तो रिवर के अंदर सैंड के पार्टिकल जो फ्लो कर रहे हैं वो कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, उन पे चार्ज होता है। कौन से पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल्स, इन पे चार्ज होता है, चार्ज सैंड पार्टिकल्स है। ये जैसे ही इसमें ओशियन में आते हैं तो ओशियन में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस की वजह से सैंड के पार्टिकल यहीं सेटल डाउन हो जाते हैं और यहाँ पे डेल्टा बन जाता है, यहीं सेटल डाउन हो जाते हैं, इट इज डेल्टा। इस टाइप से डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। नदियां जब समुद्र में घुसती हैं तो उस कंडीशन में सैंड के पार्टिकल्स पे चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, ओशियन के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की ज्यादा होती है, तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में उन सैंड पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, जिससे डेल्टा फॉर्मेट होता है। तो डेल्टा फॉर्मेशन में भी कोगुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसी टाइप से जो नॉन कोऑर्डिनेटेड कंपनीज हैं उनमें जो निकलने वाला स्मोक है उसके अंदर गैसेस भी होते हैं और सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं स्मोक के अंदर। फ्रॉम इंडस्ट्रीज contain colloidal particles which coagulate by electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड से उनको कोगुलेट करते हैं या प्रेसिपिटेट करते हैं, कोगुलेट और प्रेसिपिटेट, और कंपनी को नॉन पॉल्यूशन कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी उनकी जो चिमनीज होती हैं उन चिमनी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनसे निकलने वाला स्मोक के जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं जिन पे चार्ज होता है वही प्रेसिपिटेट पे कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फ्रॉम
उस प्रेसिपिटेटर को नाम देते हैं हम क्वार्टाइल प्रेसिपिटेटर। क्वार्टाइल प्रेसिपिटेटर से स्मोक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फोर्थ, आर्टिफिशियल रेन। जो मिस्ट के पार्टिकल होते हैं जो क्लाउड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल रेन में हम क्या करते हैं, सैंड ले जाते हैं, चार्ज सैंड ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक सैंड लेके जाते हैं और उसके साथ साथ सिल्वर आयोडाइड लेके जाते हैं। इलेक्ट्रिक सैंड और सिल्वर आयोडाइड का एरोप्लेन से हम उसके ऊपर बिखेर देते हैं, जो क्लाउड है उसके ऊपर। तो उसकी वजह से उसमें जो मिस्ट के पार्टिकल होते हैं वो मिस्ट के पार्टिकल आपस में जुड़ के और कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में कोगुलेट हो जाते हैं। कोगुलेट होने से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां पे रेन होने लगती है। मीन्स मिस्ट पार्टिकल कन्वर्ट इनटू वाटर drops by coagulation from electric sand and silver iodide और इलेक्ट्रिक सैंड से हम उसके ऊपर छिड़क देते हैं क्लाउड पे। जो मिस्ट पार्टिकल जुड़ जाते हैं कोगुलेशन की वजह से और वाटर में कन्वर्ट होने की वजह से भारी हो जाता है वो, और भारी होने की वजह से वहाँ रेन होने लगती है। तो आर्टिफिशियल रेन भी हम इसी टाइप से करवा सकते हैं कोगुलेशन से। एंड फिफ्थ, सीवेज वाटर डिस्पोजल। सीवेज होता है, वाटर डिस्पोजल सीवेज होता है, उसको भी हम क्या करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए, उसमें पार्टिकल्स को कोगुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं, जिसकी वजह से उसको पार्टिकल्स को हम कोगुलेट कर पाते हैं। सिक्स, टैनिंग ऑफ स्किन और लेदर की टैनिंग करने के लिए हम जो कलर यूज करते हैं उन कलर को लेदर के ऊपर ही हम क्या कर देते हैं, कोगुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो पोर्स बनते हैं उन पोर्स का साइज थोड़ा बढ़ जाता है लेदर के अंदर और लेदर हार्डनिंग हो जाती है, उसको नाम दे रहे हैं टैनिंग। एंड सेवन, लेटेक्स जो रबर होता है उसको हम कोगुलेट करते हैं लेटेक्स से बाय 1% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। यानी उसके अंदर जो रबर होता है लेटेक्स के अंदर उसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते, उसको 1% एसिटिक एसिड से कोगुलेट करके फिर निकालते हैं, तो सेपरेट करते हैं। रबर इंडस्ट्रीज में कोगुलेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्काई इज ब्लू वो बता दिया मैंने। डॉक्टर जितनी भी दवाइयाँ देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, इसकी फॉर्म में देते हैं, जैसे आर्जिओल है, आई ड्रॉप है, कोलोइडल सॉल्यूशन है सिल्वर का। इसी टाइप से ज्वाइन ब्रास वगैरह होते हैं, उनके अंदर सिल्वर और गोल्ड के पार्टिकल्स कोलोइडल फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो ये था कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन, और इसमें मैंने कोगुलेशन वैल्यू बता दी, कोगुलेशन पावर बता दी, हार्डी-सूज़ रूल बता दिया और किस टाइप से हम कोगुलेट कर पाते हैं, कोगुलेशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन।